तो स्वागत है आपका पॉलिटी रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में। तो हम पूरे यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस सीरीज में करने वाले हैं। टोटल 9 लेक्चर आ चुके हैं, आज 10वां लेक्चर है। तो चैप्टर टॉपिक चल रहा है हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका, पार्ट 2 अभी हम करने वाले हैं। आई होप कि उसमें आपने देख लिया होगा आपका क्या स्कोर है और कैसा अप्रोच है आपका, राइट। ये मेरे बारे में है डिटेल, आपको मालूम ही होगा। आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए आपको मार्क करना है फ्रॉम 1 to 12 इन योर कॉपी, और क्रेडिट सिस्टम आपको डाउनलोड करना डेवलप करना है, मालूम ही है, राइट। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटीज आर इंक्लूडेड इन नॉर्दर्न जोनल काउंसिल। तो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और एनसीटी ऑफ दिल्ली जो है आता है। एक्चुअल क्वेश्चन है, तो जस्ट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इंडियन फेडरलिज्म का कौन सा नहीं है, क्या कैरेक्टरिस्टिक। तो ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में हम समझते हैं कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है द फेडरेटिंग यूनिट्स कंसेंटेड टू फॉर्म अ यूनियन। देखो ऐसा चीज हुआ था अमेरिका में कि जो फेडरेटिंग यूनिट्स मतलब स्टेट्स हैं, उन्होंने कंसेंट दिया था क्या करने के लिए, एक यूनियन बनाने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं था, हमारे यहाँ सारे के सारे स्टेट साथ में नहीं आए थे, राइट। दैट्स वाई ये पूछा है नॉट अ करेक्टर, और ये हमारा करेक्टर नहीं है इंडियन फेडरलिज्म का, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन बिल्कुल होगा, ठीक है। ऐसा हमारे यहाँ फीचर अवेलेबल है, क्या रेजिडेंशियल पावर सेंटर के पास है, सिंगल सिटीजनशिप है और एन एक्सटेंसिव यूनियन इन कांग्रेस लिस्ट। ये तीनों के तीनों हमारे इंडियन फेडरलिज्म के पार्ट हैं, ओके। ये सारा कुछ कैसे पता, हमें प्रीवियस लेक्चर में फेडरलिज्म को बहुत ही डिटेल में हमने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारा कुछ हमें मालूम ही है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि पुंची कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन हैज रिकमेंडेड द डिस्पोजल ऑफ अ बिल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव विद इन कितने मंथ। तो देखो इसका करेक्ट आंसर है 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना या फिर 5 महीना। तो करेक्ट है 6 महीने, है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि पुंची कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन रिकमेंडेड दैट अ बिल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव should be disposed of within 6 months। 6 मंथ के अंदर उसको डिस्पोज ऑफ करना है। पुंची कमीशन, ऑफिशियली नोन एज द कमीशन ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशन, वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2007 टू एग्जामिन एंड रिव्यू द रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंटर स्टेट काउंसिल वाज सेट अप इन 1990 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, चारों में से किसके रिकमेंडेशन पे, है ना, इंटर स्टेट काउंसिल बना था, कब, 1990। तो अगर आपको याद हो, सरकारिया कमीशन 1983 में इसने रिकमेंड किया था इंटर स्टेट काउंसिल बनाने का, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए देख लेते हैं कि आर्टिकल 263 में इन पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द स्टेबलाइजमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द स्टेट्स एंड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। 1990 में इंटर स्टेट काउंसिल स्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन, जो कि 1983 से 87 तक थी। प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ काउंसिल का कुछ इस तरीके से है। कैसा है कि उसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, चीफ मिनिस्टर सारे स्टेट और यूटी के होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी नॉट हैविंग असेंबली, जिनके पास असेंबली नहीं है उनके एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे होते हैं। गवर्नर होते हैं स्टेट्स के, जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल है, और 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। ये इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी कि पुंची कमीशन 2007 में इज रिलेटेड टू कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन। अगर कोई ध्यान पूछे आपसे पुंची रिलेशन इसका रिलेटेड विद, तो आप कहोगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन। राजमन्ना कमीशन की बात करें 1969 में आया था, इज रिलेटेड टू एग्जामिन ऑल एस्पेक्ट ऑफ सेंटर एंड स्टेट। और मुंगेरी लाल कमीशन 1977 में आया था, आइडेंटिफिकेशन बैकवर्ड कास्ट इन बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। देखो एक क्वेश्चन कितनी बार है ना, कितने सारे एग्जाम में आ चुका, यूपीएससी, सीएससी में आया, सीडीएस में आया, सीएपीएफ में भी पूछ रहा है। बोल रहा है कि कौन सा नॉट अ फीचर है, ध्यान रहे कि नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। कोर्ट कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर स्पेसिफाई, ये भी ठीक है।
पावर्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल फेडरलिस्ट है हमारे पास। इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर तो है लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं है। इसका मतलब कि जैसे रेजिडरी पावर सेंटर के पास है ना, हमारे पास कंकरेंट लिस्ट भी है, तो हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर जो है तो है, लेकिन ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। दैट्स वाई ये ऑप्शन जो है गलत होगा और हमसे गलत ही पूछा था। तो ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए इंडियन फेडरलिज्म जो है रेदर फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ ब्लेंडेड और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहां पे देयर इज सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स between the union and states through union and state lead, but it also allows for concurrent power and shared responsibility. आई होप ये क्लियर हुआ हो। साथ में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखते हैं कि इंडियन फेडरलिज्म का कई बार देख चुके हैं, कोई बात नहीं, एक बार और देख लेते हैं कि इंडियन फेडरलिज्म का क्या क्या फीचर है। पहला है डिवीजन ऑफ पावर, दूसरा है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, डुअल पॉलिटी मतलब स्टेट और सेंटर। और क्या है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास। क्या है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, सेंटर और स्टेट के सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। स्ट्रॉन्ग सेंटर है हमारे पास, है ना, कि रेजिड्यूरी पावर जो है किसके पास है, यूनियन के पास है, और सेंटर को स्ट्रॉन्ग रखा गया है। और इसको ये भी बोला गया है कि प्रोटेक्ट करेगा स्टेट को फ्रॉम इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। अगला है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, एम्फेसाइज ऑन कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन यूनियन स्टेट गवर्नमेंट। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है हमारे यहाँ, एंड इंडिपेंडेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। ये सब क्या हो गए, इंडियन फेडरलिज्म के कैरेक्टर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तो 58 क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया। चारों में से कौन सा सोर्स ऑफ लॉ है इंडिया के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल्कुल है ना। दूसरा है स्टेट्यूट्स, तीसरा है कस्टमरी लॉज और चौथा है केस लॉ। तो देखो ये जो बोल रहा है ना कि सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा, दूसरा भी होगा, कस्टमरी लॉज भी है और केस लॉ भी है। तो चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट होंगे। दैट्स वाई ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देख लेते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। अच्छा, इसको स्टेट्यूट को आल्सो known as legislation or acts are laws enacted by the Parliament of India or the state legislative assemblies. ओके, बाकी भी है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये देखिए मैच करने के लिए मैच लिस्ट 1 विद सेकेंड। अब लेफ्ट साइड में डिफरेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, राइट साइड में उसका डिफिनेशन है ना। तो समझना है हमें कि कौन सा किसके साथ मैच करेगा। इसको चाहो तो आप नाम से भी है ना समझ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। पहला देखो, लास्ट वाला देखो, इलाइटिस्ट डेमोक्रेसी या इलिटिस्ट डेमोक्रेसी। इलाइट लोग कौन से होते हैं, जिनके पास बहुत प्रिविलेज होता है ना। तो प्रिविलेज वाले लोग तो ऑप्शन में देखो कहाँ पे है, पावर इज ऑलवेज एक्सरसाइज बाय अ प्रिविलेज फ्यू। तो डी का जो है पहला हो जाएगा। तो आप समझो डी का फर्स्ट। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। अच्छा, डी का फर्स्ट, कोई बात नहीं, ऑप्शन दिख नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही देख लेते हैं। डी का फर्स्ट हो गया, ये जो है इससे मैच कर गया। अब ए का देखते हैं, प्लुरलिस्ट डेमोक्रेसी है ना। अब इसको देखते हैं, प्लुरल का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा, राइट। तो अब आगे पढ़ के समझते हैं। तो ये देखो चौथा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक दिख रहा है कि कैपेसिटी ऑफ ग्रुप्स टू इंश्योर गवर्नमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ए का 4 हो जाएगा, डी का कौन सा हुआ, पहला। अब बी और सी दूसरा और तीसरा होगा, देखते हैं कौन सा होगा। तो देखो बी का देखो पीपल्स डेमोक्रेसी, अब लोगों का डेमोक्रेसी है ना, तो लोगों के द्वारा ही होगा। तो देखते हैं दूसरा या तीसरा। तीसरा देखते हैं सोशल इक्वालिटी थ्रू कॉमन ओनरशिप ऑफ वेल्थ, ठीक है। और दूसरा देखते हैं हाईएस्ट एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी। तो देखो डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी से मैच कर रहा, तो सी का दूसरा हो गया और बी का तीसरा हो गया। तो 4 3 2 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा, ये नाम से ही हमें पता चल गया, तो आप चाहो तो इसका ये भी देख सकते हो एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, 4 ऑप्शन है। पहला है प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक हमसे पूछ रहा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म का। अच्छा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे मिलेगा आपको? अमेरिका में मिलेगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरा बोला इट डज नॉट सेपरेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। नहीं। तीसरा प्रेसिडेंट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना। चौथा है द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट डिपेंड ऑन द लेजिस्लेचर। ऐसा भी कुछ नहीं है, उसको 4 साल के लिए इलेक्ट हुआ है तो 4 साल रहना है जब तक इम्पीच ना किया जाए। इट डज नॉट सेपरेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन, बिल्कुल करता है। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन है कि प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी। तो ये जो है करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। आप चाहो तो देख सकते हो यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। फिर से एक क्वेश्चन देखा आपने, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है हमसे। तो बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन। ओके, रहने देते हैं इसको अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का पावर तो है कोर्ट के पास। तीसरा, स्टेट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा हमारे इंडिया में है बिल्कुल। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाई। देखो ये बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं इस के लिए, है ना। तो ये जो है फीचर नहीं है इंडियन फेडरलिज्म का। तो ऑप्शन डी जो है होना चाहिए। तो ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन सी है। तो यहाँ पे देखते क्या गलती हुई, या क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हुआ, या ऑप्शन को समझने में, या जल्दबाजी किया इसलिए गलत हुआ। समझते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। सी बोल रहा है कि स्टेट आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं आखिर क्या बोल रहा है। ओके, तो ऑप्शन ए तो ठीक है, बी भी ठीक है और डी भी ठीक है, लेकिन सी गलत है। तो गलत क्यों है वो देखते हैं। तो ऑप्शन सी जो है बोला वो गलत है। क्यों? क्योंकि स्टेट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस स्टेटमेंट इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडियन फेडरलिज्म बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर सोवरेन इन देयर रिस्पेक्टिव स्फीयर्स ऑफ पावर। ओके, while the central government has certain powers and responsibility that are applicable to the entire country, state governments are also possess independent power to the govern their respective state। कहने का मतलब ये है कि जो मैंने लॉजिक लगाया कि देखो जो सेंटर है हमारे ना, उसके पास ज्यादा पावर है। एक्चुअल में वो ज्यादा पावर के साथ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है होल ऑफ इंडिया के लिए, लेकिन उसके साथ साथ जो स्टेट है ना, उसके पास अपना इंडिपेंडेंट पावर है अपने स्टेट को रन करने की, वो सबऑर्डिनेट नहीं है। तो यहाँ पे गलती हुई मेरे से, इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं करूंगा क्या, स्टार। कि कल को जब भी ये आप रिवीजन करोगे तो इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, सच दैट ऐसी गलती दोबारा ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेटिंग अप ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल इन 1990 वाज मीन टू। अब ये वाला अभी हमने देखा पहले भी, अभी फिर से देख रहे हैं क्वेश्चन, तो आई होप कि आंसर आपको आना चाहिए। क्वेश्चन है कि सब्स्टिट्यूट द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेंथन द फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी देखेंगे। बी एन इंस्टीट्यूशनल इंटरफेरेंस बिटवीन द जुडिशरी एंड गवर्नमेंट, ये तो बाकी कोई तुक नहीं बना। अगला प्रोवाइड मेंबरशिप टू द लोकल कस्टमरी बॉडी, बिल्कुल गलत। तो कौन सा गलत हो गया? पहला, तीसरा, चौथा, तो बचा कौन सा? बी। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बोल रहा है कि द सेटिंग अप ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल इन 1990 वाज एम्ड एट। अच्छा, किसके बेसिस पे हुआ था? सरकारिया कमीशन। कब से कब तक? 1983 से 87 तक। ओके, फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रेंथनिंग द फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, स्टेट इंटर स्टेट काउंसिल सर्व एज द प्लेटफॉर्म फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इट फैसिलिटेट द डिस्कशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ इशू and dispute between the union state and promoting cooperative federalism। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वही सारा कुछ जो बताया मैंने कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से 28 मई 1990 को बना था, बेस्ड ऑन द आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मेन पर्पस क्या था कि कोऑर्डिनेशन बढ़ाना है सेंट्रल और स्टेट के बीच में,
और इन्वेस्टिगेट पॉलिसी सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और डिस्प्यूट अमॉन्ग देम, उन सबको रिजॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेजिड्यूरी पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। ध्यान रहे, रेजिड्यूरी पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। ठीक है, करेक्ट पूछा है क्या रेजिड्यूरी पावर के बारे में। रेजिड्यूरी पावर हैव बीन गिवन टू द यूनियन पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट। ठीक है, इन दी, अच्छा रेजिड्यूरी पहले समझ लेते हैं। देखो हम 1940 है ना, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को। अब उस टाइम पे बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे थे जिसको स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में रखा गया, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे निकल गया है बाद में, फॉर एग्जांपल इंटरनेट, मोबाइल फोन, है ना, इन सब के बारे में उस समय तो कोई आइडिया था ही नहीं, उनको मालूम भी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि आगे ऐसे जो भी सब्जेक्ट आएंगे जो कहीं पे भी मेंशन नहीं है तो उस पर किसका हक होगा, अधिकार होगा, यूनियन का होगा, तो उनको हमने रेजिड्यूरी पावर कह दिया। आई होप ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा रेजिड्यूरी का मतलब। चलिए पहला देखते हैं, बोल रहा है कि रेजिड्यूरी पावर हैव बीन गिवन टू द यूनियन पार्लियामेंट। ठीक है, इन द मैटर ऑफ रेजिड्यूरी पावर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओके, इसको अभी क्वेश्चन मार्क करते हैं। अगला, शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ रेजिड्यूरी पावर। रेजिड्यूरी पावर नहीं, वो फेडरल लिस्ट प्रोवाइड करता है, तो ये तो गलत होना चाहिए। तीसरा गलत हो गया, पहला सही हो गया, तो तीसरे को रिमूव करो, बचा कौन सा, सी और डी। तो पहला तो होना चाहिए, तो सी जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए। अच्छा चौथे को भी देख लेते हैं पहले एक बार, वैसे दोनों में है तो होगा ही कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्लेस्ड रेजिड्यूरी पावर इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नर जनरल। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी ही है इसका। It have been given Union Parliament by 248 into 97 of the Union List। ओके, आप ये आराम से पढ़ सकते हो, सारा का सारा जो अपन ने डिस्कस किया वही सारी चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, which of the following statements about the presidential system is are correct? The पहला है, the head of the government is also the head of the state। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ स्टेट होता है प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दोनों सेम ही होते हैं। अगला है, द एग्जीक्यूटिव कैन वीटो लेजिस्लेटिव एक्ट। अब ध्यान से समझना कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव वीटो कर देगा, क्यों, क्योंकि वो उसी का पार्ट होता है लेजिस्लेटिव का ही। लेकिन वहीं पे अमेरिका में बात करें या फिर ऐसी जगह जहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो एग्जीक्यूटिव वीटो कर सकता है कुछ लेजिस्लेटिव एक्ट पर। ये भी बिल्कुल सही हो गया, पहला दूसरा दोनों सही, दैट्स वाई ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं, तो बिल्कुल द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज आल्सो द हेड ऑफ द स्टेट इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। एग्जीक्यूटिव कैन वीटो लेजिस्लेटिव एक्ट इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। आई होप ये सारा कुछ आपको क्लियर होगा। तो ज्यादा क्वेश्चन थे नहीं, आई थिंक 12 क्वेश्चन थे। आई होप कि आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताओगे कितना आया, कैसे आया। तो मिलते हैं किसी नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए इतना ही। हाँ, लास्ट में जो 2 लाइन रहती है वो आपके लिए आज ये रहा कि मुश्किलों भरी रात का सवेरा सुकून भरा होता है, मुश्किलों भरी रात का सवेरा सुकून भरा होता है, और जीत की राहों में कहीं कहीं हार भी पड़ा होता है। तो हम चाहते हैं ना कि हम सब जीते, लेकिन जीत के लिए जरूरी है कि रास्ते में अगर हमें हार मिले तो वहीं रुक नहीं जाना है, थम नहीं जाना है, आगे बढ़ते रहना है, ये जानते हुए कि हाँ कहीं कहीं हार भी मिला पड़ा होगा, तो उसमें उलझ नहीं जाना। आई होप कि अच्छा लगा हो आपको। मिलते हैं किसी नए लेक्चर में। टिल देन एंजॉय।